यार सोचो, एक ऐसी किताब जिसे कुछ जेलों में बैन कर दिया गया है। सीरियसली। हाँ। कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कहते हैं पावर हासिल करने के मतलब शक्ति पाने के वो नियम लिखे हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों पर हावी होते हैं। और ये कोई फैंटेसी नहीं है। बिल्कुल। ये किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। और इस पे इतनी बहस होती है, पूछो मत। अच्छा। हाँ, कुछ कहते हैं कि ये बस स्ट्रैटेजी की जबरदस्त समझ देती है, लाइफ में प्रैक्टिकल है। दूसरे कहते हैं नहीं भाई, ये तो सीधे सीधे मैनिपुलेशन मतलब चालाकी और धोखेबाजी सिखाने का मैनुअल है। ओपिनियंस बहुत बटे हुए हैं। तो आज हम इसी कंट्रोवर्शियल किताब के पहले 10 नियमों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, पहले 10। ये वो शुरुआती 10 रूल्स हैं जो अक्सर शायद लोग कॉन्शियसली फॉलो नहीं करते, पर अनजाने में कहते हैं शक्तिशाली लोग इन्हें इस्तेमाल करते ही हैं। लेट्स डिकोड द फर्स्ट 10। हाँ, और देखो, हमारा मकसद इन नियमों को समझना है, उनका विश्लेषण करना है, बिल्कुल। ना कि उनका प्रचार करना या उनको सही ठहराना। हम बस ये देख रहे हैं कि क्या ये नियम दुनिया के कामकाज के तरीके पर, खासकर पावर डायनामिक्स पर, कोई रोशनी डालते हैं या नहीं। राइट। मतलब हमारी ये पूरी चर्चा रॉबर्ट ग्रीन की किताब और उस पर बेस्ड जो एनालिसिस हैं उसी पर होगी। हम कुछ नया नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जो लिखा है उसे समझने की कोशिश है। तो मिशन सिंपल है एकदम। इन पहले 10 रूल्स को एक एक करके देखेंगे, उनके पीछे का तर्क क्या है, किताब में क्या हिस्टोरिकल उदाहरण दिए हैं, और आज के जमाने में इनका क्या मतलब हो सकता है। बेसिकली जागरूकता बढ़ानी है, इन रणनीतियों को पहचानना सीखना है। तो फिर आइए शुरू करते हैं शक्ति के इस पेचीदा खेल की पहली परत खोलना। पहला नियम, यार ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है। हाँ, है तो। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने गुरु या बॉस से बेहतर मत दिखो। मतलब क्यों भाई, अपना बेस्ट काम करना तो अच्छी बात है ना। देखो, इसके पीछे का जो फंडा बताया गया है वो है अहंकार का, ईगो मैनेजमेंट। ईगो। अच्छा। हाँ, सीधी सी बात यह है कि जब आप अपने सीनियर से या उस इंसान से जिसने आपको मौका दिया है उससे ज्यादा काबिल या ब्रिलियंट दिखने लगते हो, तो वो अहम असुरक्षित महसूस कर सकता है। इनसिक्योर। उन्हें लग सकता है कि आप उनकी जगह लेना चाह रहे हो या उन्हें नीचा दिखा रहे हो। अच्छा। और ये जो इनसिक्योरिटी है ये उन्हें आपका दुश्मन बना सकती है। दुश्मन सिर्फ बेहतर काम करने से? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? किताब तो यही कहती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया है फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फूके का। हाँ, सुना है शायद। उसने राजा लुई 14 से ज्यादा शानदार महल बनवाया, ज्यादा बड़ी पार्टी दी। राजा को लगा कि मेरा मंत्री मुझसे ज्यादा चमक रहा है, ये तो मेरी बेइज्जती है। ओहो। नतीजा, फुके को आजीवन कारावास हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मास्टर को मात दे दी थी दिखावे में। बाप रे। तो पॉइंट ये है, अपने सुपीरियर्स की ईगो को संभालना पावर बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्हें हमेशा इम्पोर्टेंट महसूस कराओ। तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कैसे दिखता है? मतलब जेल तो नहीं भेजते अब? नहीं नहीं, जेल तो नहीं, पर ये आज भी होता है, शायद उतना नाटकीय ना हो। अगर आप हर मीटिंग में अपने बॉस की आइडिया से बेहतर आइडिया लाते हो या अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हो, तो बॉस को खतरा महसूस हो सकता है। सही है। सोल्यूशन क्या बताया गया है? हमेशा अपने सीनियर्स को श्रेय दो, पब्लिक में उनकी तारीफ करो, उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराओ, अपनी उपलब्धियों को थोड़ा कम करके बताओ ताकि उनकी अहमियत कम ना लगे। अच्छा, मतलब डिप्लोमेसी। हाँ। स्किल दिखाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि बॉस इनसिक्योर ना हो जाए। कमाल है। चलो अगला देखते हैं, ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, ये वाला भी है। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर कभी पूरा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। यार ये तो दोस्ती की डेफिनेशन के खिलाफ है। हाँ, ये सुनने में काफी कठोर लगता है, पर इसका लॉजिक ये दिया जाता है कि दोस्त आसानी से जेलस हो जाते हैं। जेलस दोस्त? हाँ, खासकर आपकी सफलता से, क्योंकि वो आपको हमेशा अपने बराबर का समझते थे। जब आप आगे बढ़ते हो तो उन्हें जलन या एक तरह का विश्वासघात महसूस हो सकता है। हाँ। और भावनाओं के चलते वो अनजाने में या जानबूझकर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दुश्मनों का इस्तेमाल वो कैसे? किताब कहती है कि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने किसी तरह जीत लिया है या अपनी तरफ कर लिया है, वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। ज्यादा वफादार दुश्मन
क्यों? क्योंकि उसे अपनी वफादारी बार बार साबित करनी पड़ती है, उसके पास खोने के लिए ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दिया जाता है अब्राहम लिंकन का। अच्छा। उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया और वो लोग जो कभी उनके कड़े विरोधी थे, उनके सबसे मजबूत समर्थक बन गए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो बिजनेस में भी ऐसा होता होगा, मतलब प्रोफेशनल रिश्ते दोस्ती से बेहतर? बिल्कुल। अक्सर प्रोफेशनल रिश्ते जो आपसी सम्मान और जरूरत पर आधारित होते हैं, वो दोस्ती पर आधारित पार्टनरशिप से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। क्यों? दोस्ती में भावनाएं बीच में आती हैं, उम्मीदें टूटती हैं। प्रोफेशनल रिश्तों में सीमाएं साफ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त मत बनाओ, पर पावर और इन्फ्लुएंस के मामलों में दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करना रिस्की हो सकता है। ऐसा इस किताब का कहना है। मतलब दोस्ती अपनी जगह, पावर के समीकरण अपनी जगह। थोड़ा सिनिकल व्यू है, पर शायद कुछ स्थितियों में प्रैक्टिकल भी हो। खैर, तीसरे नियम पर आते हैं। ये तो सीधा जासूसी फिल्मों जैसा लगता है। हाँ, ये वाला तो है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे छुपाओ। अपने असली इरादे क्यों छुपाने चाहिए? इससे क्या मिलेगा? देखो, लॉजिक सिंपल है। अगर लोगों को आपका असली प्लान, आपका असली मकसद पता चल गया, हाँ, तो वो या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या आपके प्लान का खुद फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी नकल कर लेंगे। अच्छा। इन्फॉर्मेशन इज पावर, है ना? और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सबको पता है, तो आपकी पावर कम हो जाती है, आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपनी अगली चाल छुपा कर रखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक अच्छा चेस प्लेयर अपनी अगली चाल कभी नहीं बताता, बल्कि कई बार गुमराह करने की कोशिश करता है। मिसडायरेक्शन। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण दिया गया है। वो युद्ध में अक्सर गलत सूचना फैलाते थे, ताकि दुश्मन को उनके असली इरादों का पता न चले और वो गलत दिशा में तैयारी करते रहें। और आज की दुनिया में, बिजनेस में, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में देखो, एप्पल कभी अपने अगले आईफोन के फीचर्स लॉन्च से पहले बताता है क्या? नहीं, कभी नहीं। सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा जाता है। क्यों? ताकि कंपटीशन नकल न कर सके और बाजार में एक उत्सुकता, एक सस्पेंस बना रहे। हाँ, ये तो है। बड़ी कंपनियां अपनी रणनीतियों को छुपा कर रखती हैं। एक और तरीका है स्मोक स्क्रीन बनाना, मतलब लोगों को जानबूझकर किसी और दिशा में उलझाए रखना, ताकि आपका असली काम पीछे चलता रहे। अच्छा। कोर इनसाइट ये है, एम्बिग्यूटी और मिस्ट्री आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं, जिससे दूसरे अंदाजा लगाते रहते हैं और पहल आपके हाथ में रहती है। यानी रहस्य बनाए रखने में ही ताकत है। लोगों को अंधेरे में रखना एक स्ट्रैटेजी है। कमाल है। अगला नियम तो कम्युनिकेशन पर है। हाँ, बातचीत पर। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। कम बोलना ये कैसे ताकतवर बनाता है? मुझे तो लगता था ज्यादा बोलने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। किताब का तर्क इसके उलट है। वो कहती है कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर अनजाने में ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे वो राज खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, या ऐसी कमिटमेंट्स कर देते हैं जो पूरी नहीं कर सकते। ज्यादा बोलने से गलतियां करने का चांस भी बढ़ जाता है। और कम बोलने वाले, उनका क्या फायदा है? कम बोलने वालों की बातों में वजन होता है। जब वो बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान सोच समझकर बोल रहा है। कम बोलना आपको थोड़ा रहस्यमयी भी बनाता है। लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वॉरेन बफे का एग्जाम्पल दिया जाता है। वो इंटरव्यूज में बहुत नपातुला बोलते हैं, हर शब्द मायने रखता है। हाँ, ये तो है। उनकी चुप्पी भी काफी कुछ कह जाती है। बिल्कुल। और चुप्पी का एक और फायदा बताया गया है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला अक्सर घबराकर ज्यादा बोलने लगता है। अच्छा। हाँ, वो खामोशी को भरने की कोशिश में अपने प्लान्स, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां जाहिर कर सकता है। तो कम बोलकर आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखते हो, बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हो। अरे वाह। कोड इनसाइट, साइलेंस एक हथियार है। ये आपको ताकतवर, रहस्यमयी बनाता है और दूसरों को एक्सपोज करता है। इंटरेस्टिंग। साइलेंस इज गोल्डन वाली बात यहाँ पावर डायनामिक्स में भी लागू होती है। ठीक है, अगला नियम तो बहुत जाना पहचाना लगता है, हर कोई इसकी बात करता है। हाँ, ये काफी कॉमन है। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जान लगाकर उसकी रक्षा करें। रेपुटेशन, हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसमें नया क्या है? ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है,
खासकर आज के डिजिटल युग में, जहां एक ट्वीट भी करियर बर्बाद कर सकता है। सही बात है। रेप्यूटेशन आपकी वो अदृश्य संपत्ति है जो आपसे पहले कमरे में दाखिल होती है। एक अच्छी रेप्यूटेशन आपके लिए दरवाजे खोलती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपको मौके देते हैं। वहीं एक खराब रेप्यूटेशन सारे दरवाजे बंद कर सकती है और इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। एक बार दाग लग जाए तो वो हमेशा याद रखा जाता है। तो इसकी रक्षा कैसे करें? और अगर कोई हमला करे तो रिएक्ट करें या इग्नोर? किताब कहती है कि अपनी रेप्यूटेशन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहो। अगर कोई उस पर हमला करता है तो नजरअंदाज मत करो, लेकिन गुस्से में रिएक्ट भी मत करो। तो फिर? शांति से, रणनीतिक रूप से तथ्यों के साथ जवाब दो। कभी कभी दूसरों की रेप्यूटेशन पर धीरे से शक पैदा करना भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे राजनीति या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इशारों में बातें होती हैं। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है ना, अगर उल्टा पड़ गया तो? हाँ, ये दो धारी तलवार है। अगर आप दूसरों की रेप्यूटेशन पर कीचड़ उछालते पकड़े गए तो आपकी अपनी रेप्यूटेशन बर्बाद हो सकती है। तो बेस्ट तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है अपनी रेप्यूटेशन इतनी मजबूत बनाना, अपने काम से, अपने चरित्र से, कि छोटे मोटे हमले उसे हिला ना सकें। उसे अपनी ढाल बना लेना। कोर इनसाइट, आपकी रेप्यूटेशन आपके पावर की नींव है। इसे एक्टिवली बनाओ और जमकर डिफेंड करो। यानी इमेज इज एवरीथिंग, या कम से कम पावर के खेल में बहुत कुछ है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं, जो थोड़ा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लग सकता है। हाँ, ये वाला भी। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। मतलब अटेंशन सीकर बनना, क्या ये सही सलाह है? ये तो नेगेटिव लगता है सुनने में। देखो, रूल का तर्क ये है कि नजरअंदाज किया जाना, अदृश्य रहना, शक्तिहीन होने के बराबर है। अच्छा। दुनिया में सबसे बुरा है उपबाऊ होना या किसी की नजर में ना आना। ध्यान खींचना जरूरी है, क्योंकि जहां ध्यान है वही मौका है, वही पावर है। एवरेज चीजें, एवरेज लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पर ध्यान कैसे खींचें? विवादास्पद होकर? हाँ, अलग बनकर, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होकर, या कुछ बोल्ड करके। किताब कहती है कि आलोचना मिलना भी नजरअंदाज किए जाने से बेहतर है। अरे! इलॉन मस्क का एग्जाम्पल दिया गया है। उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स उन्हें और उनकी कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मुफ्त पब्लिसिटी दिलाते हैं। लोग उनके बारे में बात करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। और मिस्ट्री बनाना भी एक तरीका है। बिल्कुल, रहस्य हमेशा ध्यान खींचता है। लोग जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। जैसे फिल्म के ट्रेलर सस्पेंस बनाकर ध्यान खींचते हैं। सही है। लेकिन एक संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा नेगेटिव अटेंशन या स्कैंडल आपकी रेप्यूटेशन और पावर को खत्म भी कर सकता है। ध्यान खींचो, पर स्ट्रेटेजिकली। कोर इनसाइट, विजिबिलिटी इज पावर। बेहतर है बुरा दिखना बजाय दिखना ही नहीं, लेकिन अटेंशन को मैनेज करना जरूरी है। तो दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भीड़ में खो जाना ऑप्शन नहीं है इस किताब के हिसाब से। ये तो काफी अलग सोच है। नेक्स्ट वाला तो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, ये वाला काफी लोगों को एथिकली गलत लगता है। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। अरे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दूसरों का काम अपना नाम, ये तो अनएथिकल है यार। हाँ, ये सुनने में शायद सबसे अनैतिक नियमों में से एक लगे, लेकिन किताब इसे पावर की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई के तौर पर पेश करती है। कड़वी सच्चाई। लॉजिक यह है कि लीडरशिप में अक्सर ऐसा ही होता है। लीडर विजन देता है, दिशा दिखाता है, टीम उस विजन पर काम करती है, लेकिन सफलता का क्रेडिट लीडर को मिलता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ऐसे लीडर्स के? स्टीव जॉब्स का जिक्र आता है। उन्होंने खुद आईपॉड या आईफोन डिजाइन नहीं किया, वो इंजीनियर्स ने किया। हाँ, सही है। लेकिन एप्पल की सफलता का क्रेडिट स्टीव जॉब्स को मिला। थॉमस एडिसन के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनकी लैब में वैज्ञानिक काम करते थे जिन्होंने असल आविष्कार किए, लेकिन पेटेंट्स एडिसन के नाम पर गए। अच्छा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर्स अक्सर अपनी टीम के काम का क्रेडिट लेते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो फेलियर का क्या? तो नियम का दूसरा हिस्सा लागू होता है, दोष दूसरों पर डाल दो। अरे बाप रे! सफलता अपनी, असफलता टीम की या बाहरी कारणों की। कई राजनेता ऐसा करते पाए जाते हैं। किताब कहती है कि ये मैनिपुलेटिव लग सकता है, पर नतीजों की दुनिया में यही चलता है। ज्यादा फेयर बनने की कोशिश आपको कमजोर दिखा सकती है। ओह, कोर इनसाइट।
पावर अक्सर दूसरों के प्रयासों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में शामिल होती है। इस खेल में नतीजों का महत्व फेयरनेस से ज्यादा है। बाप रे, ये वाला हजम करना थोड़ा मुश्किल है, एथिकली बहुत क्वेश्चनेबल। खैर, आगे बढ़ते हैं 8वें नियम की तरफ। हाँ, अगला देखते हैं। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़ने पर चारा डालो। लोगों को अपने पीछे भगाना, ये कैसे? इसके पीछे का सिद्धांत है कमी से मूल्य पैदा होता है। स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू। अच्छा, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कम होती है। इसलिए हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, अपनी एक वैल्यू बनाओ। लोगों को आप तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करने दो। जैसे कोई एग्जाम्पल? डेटिंग का उदाहरण दिया जाता है। जो इंसान थोड़ा दूरी बनाए रखता है, जिसे पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, अक्सर उसे पाने की चाहत ज्यादा होती है। ये तो देखा है। बिजनेस में एप्पल स्टोर के बाहर लगने वाली लंबी लाइनें या लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, ये सब चीज की वैल्यू और डिजायरेबिलिटी बढ़ाते हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो अपने आप को स्कार्स रिसोर्स बनाना है, एक दुर्लभ चीज। एक तरह से हाँ, अपने समय को कीमती बनाओ। हर मीटिंग, हर कॉल के लिए तुरंत हाँ मत कहो, थोड़ा व्यस्त दिखो। लोगों को लगने दो कि आपका समय और ध्यान पाना एक प्रिविलेज है। जब लोग आप तक आने के लिए मेहनत करते हैं तो वो आपको ज्यादा महत्व देते हैं, आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और इसमें चारा डालने का क्या मतलब है? बेट मतलब कोई ऐसा इंसेंटिव देना, कोई ऐसी चीज ऑफर करना जिसके लिए लोग खुद आपके पास आएं। अच्छा, कोर इनसाइट। समीकरण को कंट्रोल करो, दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करके। इससे आप शक्तिशाली और आकर्षक नजर आते हो। अच्छा, ये हार्ड टू गेट वाला फंडा सिर्फ रोमांस में नहीं, पावर में भी काम करता है। ठीक है, नवा नियम देखते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, ये वाला काफी सीधा है। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने कामों से जीतो, बहस से कभी नहीं। बहस से क्यों नहीं जीत सकते? अपनी बात रखने के लिए आर्ग्यूमेंट तो जरूरी है ना। किताब का लॉजिक है कि बहस में आप भले ही तार्किक रूप से जीत जाएं, लेकिन आप सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचाते हैं। वो हारा हुआ महसूस करता है और मन ही मन आपसे नाराज हो सकता है, यहाँ तक कि आपका पक्का दुश्मन भी बन सकता है। बहस से आप किसी का मन नहीं जीतते, सिर्फ उसे कुछ देर के लिए चुप करा देते हैं। अंदर एक कड़वाहट पैदा होती है, रिजेंटमेंट। तो फिर अपनी बात कैसे साबित करें अगर कोई गलत है तो? अपने कामों से, नतीजों से। शब्दों से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। कैसे? अगर कोई आपके प्लान पर सवाल उठा रहा है तो उससे बहस करने के बजाय उस प्लान को कामयाब बनाकर दिखाओ। नतीजा खुद ही सबसे बड़ा जवाब होगा। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है। जब लोगों ने कहा कि कारें घोड़ों की जगह नहीं ले सकती, तो उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने मास प्रोडक्शन करके कारें बनाकर दिखा दी। नतीजा सबके सामने था। सही बात है, और आजकल के स्टार्टअप्स के लिए भी रेलेवेंट है। बिल्कुल। कितने स्टार्टअप फाउंडर्स को शुरुआत में आलोचना झेलनी पड़ती है कि उनका आइडिया बेकार है। वो बहस में नहीं उलझते, वो अपनी कंपनी को सफल बनाकर दिखाते हैं। हाँ। सफलता अपने आप आलोचकों का मुंह बंद कर देती है। लोग बातें भूल जाते हैं, नतीजे याद रखते हैं। बिल्कुल सही। कोर इनसाइट। दिखाई देने वाले नतीजे किसी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा परसुएसिव और पावरफुल होते हैं। एक्शंस का स्थायी प्रभाव होता है, बहस अक्सर दुश्मन पैदा करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब आते हैं 10वें नियम पर, जो फिर से थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, ये वाला भी इमोशनली मुश्किल है। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। यानी संक्रमण से बचें, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहें। यार, ये तो बहुत क्रूर लगता है। किसी दुखी या परेशान इंसान से दूरी बना लेना, ये तो सहानुभूति के खिलाफ है। हाँ, ये इमोशनली कठिन नियम है, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि भावनाएं और मूड संक्रामक होते हैं। कंटीजियस। अच्छा, कैसे? कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मकता, समस्याओं और ड्रामे से घिरे रहते हैं। वो खुद नाखुश रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी नेगेटिविटी से इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें भी नीचे खींच लेते हैं। मतलब उनकी वाइब खराब होती है। किताब इसी तरह की बात करती है, कहती है कि ऐसे लोगों की ऊर्जा, उनका नजरिया संक्रामक होता है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, या जिनके साथ हमेशा कुछ बुराई होता रहता है, जिन्हें अनलकी कहा गया है, हाँ। तो उनकी सोच और हालात आप पर भी असर डालने लगेंगे।
यू एब्जॉर्ब देयर मिजरी, आप उनकी निराशा को सोख लेते हैं। तो करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। सफल लोग, ऐसा किताब में बताया गया है, अक्सर ऐसे नकारात्मक या टॉक्सिक लोगों से जानबूझकर दूरी बनाते हैं। सच में? हाँ, वो अपना दायरा सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और सपोर्टिव लोगों तक सीमित रखते हैं। वॉरेन बफेट की सलाह का जिक्र है, हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहो। हाँ, सुना है ये। क्योंकि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। ये आपकी अपनी मानसिक शांति और सफलता के लिए जरूरी बताया गया है, भले ही ये कठोर लगे। सही है। कोर इनसाइट, आपकी संगत आपको बनाती है। अपनी ऊर्जा और संभावनाओं की रक्षा करे उन लोगों से बचकर जो आपको लगातार नीचे खींचते हैं। ओह, मतलब संगत का असर बहुत गहरा होता है। ये सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों के साथ अपना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। ये थे पहले 10 नियम। इन पहले 10 नियमों को एक साथ देखें तो कुछ कॉमन थीम्स उभर कर आते हैं। पहला, परसेप्शन मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल है। आप कैसे दिखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, दूसरा, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, क्या छुपाना है, कितना बोलना है। बिल्कुल। तीसरा, रिश्तों को इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली संभालना। और चौथा, कुछ असहज सच्चाइयां जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है, जैसे क्रेडिट लेना या नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। हाँ, ऐसा लगता है कि ये नियम बाहरी दिखावे और अंदरूनी रणनीति पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सरफेस पर कुछ और, अंदर कुछ और। काफी हद तक दुनिया शायद ऐसी ही चलती है, चाहे हम माने या ना माने। इन नियमों को जानना कम से कम डिफेंसिव पर्पस के लिए तो जरूरी लगता है। बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए। तो आज हमने पावर के खेल के कुछ बेहद सरप्राइजिंग और कंट्रोवर्शियल शुरुआती नियम देखे, जैसे कभी अपने बॉस से बेहतर ना दिखना, दोस्तों पर पूरा ट्रस्ट ना करना, अपने असली इरादे छुपाना, कम बोलना, अपनी रेपुटेशन को जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करना, और यहां तक कि दुखी लोगों से भी दूरी बनाना। क्वाइट रिवीलिंग। इन 10 नियमों को जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि क्या पावर के इस खेल को, इन रणनीतियों को समझने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है? हाँ, शायद। क्या ये जानकारी सिर्फ हमें दूसरों की चालों से बचाने के लिए है, या अनजाने में हम सब भी कभी न कभी इस खेल के खिलाड़ी बन ही जाते हैं? सोचने वाली बात है। डेफिनेटली। और ये तो बस शुरुआत है। 48 लॉज में से ये सिर्फ पहले 10 थे। हाँ, अभी 38 और हैं। आगे और भी लेयर्स हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा को फिलहाल यहीं रोकते हैं। इन नियमों पर सोचने और अपने आसपास की दुनिया में इन्हें पहचानने की कोशिश करने के लिए बहुत कुछ है। सही। कॉन्शियस रहो, ऑब्जर्वेंट रहो, कीप डिकोडिंग।